हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए सीटेड पर्यावरण से रिलेटेड एनिमल्स के टॉपिक को लेकर आई हूँ। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैं प्लांट से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आई थी, तो आज मैं आपके लिए एनिमल से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं स्लॉथ। स्लॉथ जो होता है यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता। और स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर अब बहुत ही मस्ती में 17 घंटे तक सोते हैं और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते भी हैं। और स्लॉथ की आयु औसतन 40 साल तक होती है और स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। यानी कि जैसे उसका जो घर होता है वो 7 या 8, उससे ज़्यादा पेड़ नहीं, बस इन्हीं पेड़ों के बीच में ही वो अपने जीवन को जीवन यापन कर लेता है, 7 से 8 पेड़ों के बीच में। और स्लॉथ सप्ताह में 1 दिन केवल शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। और स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। यह अधिकांशतः साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इसके इमेजेस भी दिखाऊंगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एनिमल लेते हैं जिसको हम स्नेक कहते हैं या सांप। सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनमें से नाग या किंग कोबरा, करैत, अफई और दुबोइया है। ये चारों बहुत ही जहरीले सांपों की श्रेणी में आते हैं। अब सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। सांप की दवा जो होती है वो सांपों के काटने से ही जैसे सांप के काटने की दवा जो होती है वो सांपों के जहर से ही बनती है और इस दवा को हम सीरम कहते हैं, जो कि किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आराम से उपलब्ध हो सकता है। सांप के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाते हैं। सांप के कान नहीं होते लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस करते हैं और जब सपेरा बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार वह अनुक्रिया करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वह बीन के जैसे बीन चलती है वैसे वैसे वो अपना सर हिलाता है, तो वह कंपन के अनुसार ही अपनी अनुक्रिया करता है। नाग या किंग कोबरा मात्र एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। इसके अलावा अन्य सभी सांप जो होते हैं वह बिल में रहते हैं। विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। इससे रिलेटेड दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि लिंग हु फेन क्या है या लिंग हु फेन कहाँ खाया जाता है या सांपों का मांस कहाँ खाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा हांगकांग में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट एनिमल है बाघ या टाइगर जिसे हम कहते हैं। इन सब के इमेजेस मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती हैं। बाघ या अन्य जीवों के अलग अलग रंग बालों के कारण होते हैं, जलवायु या वातावरण से नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में पूछ लेता है कि जानवरों के शरीर में जो अलग अलग रंग की जो धारियां पाई जाती हैं वह किस कारण होती हैं। तो आपको एकदम अच्छे से इसको समझना है कि उनके जो धारियां होती हैं वह उसमें जलवायु या वातावरण के कारण नहीं होती हैं, उनके बालों के कारण होती हैं। बालों के कारण उनका रंग अलग अलग परिवर्तित होता है। बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं और बाघ के समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। और बाघ का नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। बाघ का जन्म के समय भार लगभग 2 से 2.5 kg का होता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण
मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई बाघ दूसरे बाघ के इलाके के पास पहुंचता है, तुरंत वह पहचान जाता है। उस मूत्र की मतलब जो भी गंध आती है उससे वह पहचान जाता है कि यह दूसरे बाघ का इलाका है या दूसरे झुंड का इलाका है, तो वह वहाँ से लौट जाता है। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है, तभी तो वह शिकार करता है अंधेरे में भी। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो एनिमल है वह है लायन यानी शेर। ठीक है, शेर क्या होता है? शेर भूरे रंग का होता है और जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, टाइगर को नहीं। और भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी गुजरात में पाए जाते हैं। शेर समूह में रहते हैं और शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर या शेरनी एवं बच्चे होते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं मकड़ी। मकड़ी जो होती है यह आर्थ्रोपोडा संघ का जीव होता है और मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो कीट होते हैं उनके 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी एक ऐसा जीव है जिसके कीटों में 8 पैर पाए जाते हैं। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता। सामाजिक कीट वर्ग में मधुमक्खी, चींटे, दीमक, बर्रे इन सबको सम्मिलित किया जाता है, मकड़ी को नहीं। और मकड़ी की खासियत है कि मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनों उपरांत मार डालती है। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछ लेता है, यूपी टेट में अक्सर पूछता है कि सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है और भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, असम राज्य में किया गया। और नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान जाता है। पोचमपल्ली एवं कल मकड़ी आंध्र प्रदेश में प्रचलित रेशम साड़ी है। जैसे वहाँ पर पोचमपल्ली में रेशम की साड़ियाँ बहुत ही फेमस है। अब नेक्स्ट लेते हैं मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, ये भी आप याद करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। भारत में जैसे रेशम कीट पालन जो था वो किस पे होता था? शहतूत के पेड़ों पर। वैसे ही मधुमक्खी जो पालन है वो लीची के पेड़ पर होता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर और दिसंबर का होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट जो मंथ है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अक्टूबर से दिसंबर का जो मंथ होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर क्वेश्चन में दे देगा, जनवरी से फरवरी दे देगा, मार्च से अप्रैल दे देगा, तो आपको याद रखना है क्या? अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है और मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और कुछ राजा और कुछ श्रमिक होते हैं। और मधुमक्खियाँ अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती हैं। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी के बॉक्स एवं चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं पश्मीना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना बकरी 500 मीटर की ऊंचाई में भी रह सकती है।
पश्मीना बकरी -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं और पश्मीना के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। लेखा अक्सर पूछा था, लेखा किसे कहते हैं? तो लेखा जहाँ पर बकरी को पालते हैं उसे लेखा कहते हैं और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहते हैं। तो ये जब हम आपको आवाज़ पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि लेखा और रेबो क्या है। आप यहाँ से भी समझिए लेखा क्या है जिसमें बकरी रहती है पश्मीना बकरी, और रेबो क्या है जहाँ पर चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं गिलहरी। गिलहरी एक स्तनधारी जीव होता है और गिलहरी सदैव कुछ ना कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके दांत आगे बढ़ते ना जाएं, क्योंकि गिलहरी के दांत बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे वह हमेशा देखते होंगे कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहने की वजह से उसके दांत जो होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। अब लेते हैं हम चूहा। चूहा क्या है? चूहा एक स्तनधारी जीव होता है और चूहे की देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब पर नेक्स्ट टॉपिक है केचुआ। केचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और केचुए को किसानों का मित्र भी कहते हैं क्योंकि केचुआ मिट्टी को खाता है, जिससे मिट्टी को खाकर मिट्टी भुरभुरी बना देता है और जिससे जड़ों तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुँचता है और फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। केचुए के माध्यम से जैविक खाद भी बनाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और डॉल्फिन स्तनधारी जलीय जीव है। डॉल्फिन एक बहुत ही बुद्धिमान जीव है और मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है वह इसे आसानी से सीख लेता है। और भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे गंगा टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा टाइगर भी कहा जाता है। और गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग अलग ध्वनि और जब मित्र से मित्रता हो तो अलग ध्वनि, यानी कि अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालती है। प्रदूषण, गंगा नदी में प्रदूषण के कारण इनकी संख्या भी लगातार लेकिन घटती जा रही है। अब लेते हैं ब्लू व्हेल, या जिसे हम लोग नीली व्हेल कहते हैं। ब्लू व्हेल जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। जैसे कि छोटे में थे जब हम लोग तो ऐसा पूछा जाता सबसे बड़ा जीव क्या है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव जो है वो ब्लू व्हेल है। और ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। ब्लू व्हेल गुस्सैल प्रजाति की जीव है और ये सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाथी, एलिफेंट। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर साल कि हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में। और हाथी समूह में बुजुर्ग हथनी जो है वह नेतृत्व करती है। अक्सर आपने देखा होगा शेर, बाघ, इन सब का भी जो है वो शेरनी और बाघनी, और इसी तरह से हाथी का भी बुजुर्ग हथनी ही है जो नेतृत्व करती है समूह का। हाथी के समूह में हथनी एवं बच्चे रहते हैं और समूह में 10 से 12 लोग ही रहते हैं, मतलब 10 से 12 हाथी और बच्चे मिला करके ही रहते हैं। जैसे 10 से 12 उसमें भी थे, शेर में भी, शेर और बाघ में भी, वैसे यहाँ भी है। और नर हाथी अपने समूह को 14 से 15 साल की उम्र में क्या करता है? छोड़कर चला जाता है। हाथी का 3 माह तक का बच्चा लगभग 200 केजी होता है। हाथी के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक एक पॉइंट लर्न कर लीजिएगा कि इसका मतलब ये हमेशा पूछ लेता है, इसमें से किसी भी एक मतलब टॉपिक के बारे में दे देगा ऑप्शन में। और हाथी का 3 माह का बच्चा 200 केजी का होता है और एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 केजी पत्तियाँ, छाल, घास फूस खा लेता है। हाथी काले रंग के होते हैं, इसीलिए इन्हें गर्मी बहुत लगती है और गर्मी से बचने के लिए ये हाथी कीचड़ और जल में खेलना पसंद करते हैं। अक्सर देखे होंगे हमेशा कीचड़ों में खेलते रहते हैं हाथी। हाथी का जो गर्भकाल होता है वो सर्वाधिक होता है, लगभग 22 महीने का होता है। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, बहुत ही कम सोता है। इतना बड़ा शरीर है लेकिन सोता बहुत कम है। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज कर जाता है, एग्जाम में दे देता है 7 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे, 12 घंटे। तो आपको याद रखना है सबसे कम सोता है हाथी, 2 से 4 घंटे। स्थलखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है।
तो आज हमारा आखिरी अब ये टॉपिक है, मतलब आखिरी एनिमल्स हैं। क्या क्या हैं? चील, बाज और गिद्ध। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता हमेशा कि चील, बाज, गिद्ध का घोंसला लगभग 4 से 5 फीट का होता है और वह अपने घोंसले का इस्तेमाल कई साल तक करते रहते हैं। एक बार बना लिए, साल दर साल तक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। चील, बाज, गिद्ध की दूर से देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर से दूर देख सकता है तो उसी वस्तु को यह 8 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सीटेट का अब तक का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल से रिलेटेड टॉपिक, जो कि हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।